परेशानी नहीं है कि एग्जाम पास आते जा रहे हैं और आपकी हिंदी ग्रामर कंप्लीट नहीं हो रही है और आपको समझ में आया क्या करने वाले, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी परेशानी को देखते हुए आज मैं आपके लेकर आई हूँ वन शॉट वीडियो हिंदी ग्रामर की, पूरी वन शॉट वीडियो जिसके अंदर हम हिंदी ग्रामर कंप्लीट पढ़ने वाले विद ट्रिक, विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिस एंड विद नोट्स के साथ पढ़ेंगे। पूरी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी ग्रामर की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हम पूरी ट्रिक्स पढ़ेंगे और जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस प्रकार से आएंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मतलब रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वो होते हैं जिसके अंदर एक उद्देश्य में एक विधेय होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जो करता हो, जो काम को करता है, वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय होता है जो कर्ता के बाद जो भी लास्ट में बचता सेंटेंस में, वो सब विधेय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण देखते हैं, राम खेलता है, तो राम काम कर रहा है, तो राम हुआ उद्देश्य, बाकी का सब कुछ है वो हमारा विधेय। तो ये वाक्य जो सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, वो हमारा सरल वाक्य में आ गया। अब दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसके अंदर दो वाक्य हो, जो स्वतंत्र वाक्य हो, जो स्वतंत्र है, जो किसी पर आश्रित नहीं, जो पूरे दो स्वतंत्र वाक्य हो और वो किसी योजक द्वारा जुड़े हो, समुच्चय बोधक योजक द्वारा जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे कि राम खेलता है और सीता पढ़ती है। राम खेलता है अपना पूरा एक स्वतंत्र वाक्य है, सीता पढ़ती है अपने आप में पूरा स्वतंत्र वाक्य है। वो दोनों और के द्वारा जुड़ गए हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त मतलब जोड़ना। मिश्र वाक्य से कहते हैं, तो मिश्र वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान वाक्य कैसे होगा? जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम, अगर मम्मी बाजार जाएंगी तो सब्जी आएगी। तो अगर मम्मी बाजार जाएगी, ये हमारा प्रधान वाक्य क्यों है? क्योंकि मम्मी जब बाजार जाएगी तभी तो सब्जी आएगी। अगर मम्मी बाजार नहीं जाएगी तो सब्जी नहीं आएगी। तो मम्मी के बाजार जाने पर ही क्या है? सब्जी का आना है। तो मम्मी का बाजार जाना प्रधान है और सब्जी आना मम्मी के जाने पर आश्रित है। अगर सब्जी तभी आएगी जब मम्मी बाजार जाएगी, तो सब्जी का आना मम्मी के बाजार जाने पर आश्रित है। तो सब्जी आना तो हो गया आश्रित वाक्य और हमारा प्रधान हो गया मम्मी बाजार जाना। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य हमारे मिश्र वाक्य आ गया। समझ गए? हमारा रचना के आधार वाक्य पूरे भेद हो गए। समझ गए आप क्या होते हैं? तो अब हम करने वाले हमारा पद परिचय। तो पद परिचय किसे कहते हैं? तो पद परिचय होता है, उससे पहले आपको शब्द और पद पढ़ना पड़ेगा। शब्द क्या होता है? वाक्य का जो हमारा जो वर्ण होता है ना, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उसे शब्द कहते हैं। सभी को पता शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, और वही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। सिंपल हो गया, आपको समझ आए पद किसे कहते हैं। अब उसी पद का परिचय पूछ लिया उसने। अब कहोगे एग्जाम में कैसे आएगा? तो एग्जाम में इस प्रकार आएगा भाई, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें एक शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन दी जाएगी और आपसे कहेगा उस जो पद है ना, वो पद जो वाक्य में लगा पद का आपको परिचय देना है। परिचय क्या दोगे कि उसमें क्या संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा कारक है। ठीक है, ऐसे आप पद परिचय बता दोगे। ठीक है, समझ गए पद परिचय कैसे बताना है? अब मैं आपको एक सजेशन भी दूंगी, अगर आपको पद परिचय की पूरी डिटेल वीडियो पढ़नी है, अगर आपको बस थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप उस डिटेल वीडियो को जरूर पढ़ना। इस वीडियो को स्किप करके आपको डिटेल वीडियो देखनी है जाके, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आपको पद परिचय बहुत डिटेल में समझना, आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो आप उसे देख सकते हो। ओके फाइन, तो अब हमने पद परिचय समझ लिया। इसके बाद आता है हमारा संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं भाई? संज्ञा होता है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। समझ रहे हैं? इसका उदाहरण जैसे कि लड़का, हमारा क्या एक नाम ही है। मेरा नाम भावना में एक नाम है, आपका जो नाम है वो नाम है। जैसे कि मैं ले लेती है मार्कर, इसका भी कोई नाम है। पृथ्वी एक नाम है। जो भी नाम होते हैं सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के होते हैं 5 व्यक्तिवाचक होता है जिस शब्द से किसी जाति, वस्तु, जिस शब्द से हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के किसी विशेष स्थान आदि का बोध हो। कहने का अर्थ है जैसे कि मैं ले लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे मार्कर आ जाते हैं, तो बहुत सारे मार्कर में से मैं कहती हूँ मुझे ग्रीन वाला मार्कर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे वो ग्रीन वाला मार्कर चाहिए। तो वो उन सब मार्कर में से एक विशेष मार्कर है, तो वो हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे बहुत सारे लड़के में से किसी विशेष का नाम लेती हूँ ना, तो वो विशेष व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे कि नदी में से मैं सिर्फ गंगा का नाम लेता हूँ, गंगा एक विशेष नदी है, मैं गंगा का नाम लेता हूँ, तो गंगा व्यक्तिवाचक हो जाता है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक हो जिस सबसे पूरी जाति का बोध हो। जैसे कि लड़का शब्द से पूरी जो लड़के जाति होते हैं वो सब आ जाते हैं। नदी से पूरी नदी जाति आ जाती है। नदी की जितनी जाति, जैसे गोदावरी, गंगा, जितनी भी जाति है सब आ जाती है नदी के अंदर। ठीक है, जातिवाचक भी आ गया।
अब आता है भाववाचक, जिस शब्द से किसी के गुण, अवस्था आदि का बोध हो वो हमारा किसका होता है, भाववाचक होता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं सुंदर, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक में आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो क्या कौन कौन से समूहवाचक हो, जैसे पूरे समूह का बोध, जैसे कि सभा, सभा में पूरा सभा समूह हो गया ना, कक्षा में पूरा समूह हो गया, वो समूहवाचक हो गया। द्रव्य, जिससे ठोस और तरल चीज का बोध हो, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, ये सब हमारे हो जाते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, अब आता है संज्ञाओं की हमारी पूरी, सर्वनाम की बारी। तो सर्वनाम होता है, देखो जो संज्ञा के स्थान पर यूज कर देते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा के जगह पर हम जिस वाक्य शब्द को लाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि राम खेलता है, तो उसकी जगह पर हम वह यूज कर सकते हैं कि वह खेलता है, तो वह शब्द हमारा क्या हुआ, सर्वनाम, जो कि राम के स्थान पर आया है, किसी नाम के स्थान पर आया है, किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। पहला होता है, ट्रिक बताऊंगी मैं वो कैसे याद करना है, पर उसके लास्ट में बताती हूँ, जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो लास्ट में इसकी ट्रिक बताऊंगी। तो पहले से सुन लो आप मुझसे। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिस सर्वनाम से हमें क्या पता चले, एक ऐसा सर्वनाम जो बोलने, सुनने वाला, श्रोता सुनने वाला और वक्ता बोलने वाला तथा अन्य किसी बारे में बताता है, वो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके तीनों भेद होती है। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मतलब हमारे पुरुषवाचक निजवाचक होता है जो हम स्वयं के लिए यूज करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यह कार्य मैं अपने आप करूंगा, मैं खुद करूंगा, तो खुद, अपने आप, ये हमारे सर्वनाम हो गए निजवाचक। अब आता है निश्चय। निश्चयवाचक क्या होता है, जो चीज निश्चित दूरी पे हो, जैसे कि ये पेन है, मतलब ये मार्कर है, अब मैंने कहा यह मार्कर है, तो ये निश्चित दूरी पे हमें पता है, हाँ ये यह मार्कर निश्चित दूरी पे, ये इतनी दूरी पे है। अगर मैं बोलती हूँ वह मार्कर है, तो वो अनिश्चित दूरी पे, हमें नहीं पता कितनी दूरी पे है, तो वह शब्द अनिश्चित में आता था और यह शब्द निश्चित में। अब निश्चित पढ़ा रही हो तो निश्चित समझो। निश्चित मतलब जिस चीज की हमें बिल्कुल जानकारी है कि ये यही मार्कर है, यहाँ पर है, तो निश्चित जानकारी होगी, तो निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। अब आता है अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है, जिसकी निश्चित जानकारी नहीं होती है, जो कितनी दूरी पे है हमें नहीं पता, वो हो गया अनिश्चित सर्वनाम हो गए। तो संबंधवाचक क्या होगा, तो सर्वनाम संबंधवाचक में क्या आता है, जिसमें हम संबंध होता है, जैसे कि अब हम करते हैं हमारा एक रस प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम ये कहते हैं कि भाई किसी चीज का प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप कौन है, आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, मतलब हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, वही हमारा प्रश्नवाचक होगा। इसका एक ट्रिक सी है, वो आपको पता है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो आगे पर ट्रिक है उसकी। सर्वनाम हो गए कंप्लीट। अब करते हैं विशेषण की बारी आ जाती है। तो भाई विशेषण क्या होते हैं, तो विशेषण होते हैं कि जब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे कि घोड़ा काला है, तो घोड़ा एक संज्ञा है और उसकी जो विशेषता क्या है कि वो काला है, तो जो काला शब्द है वो घोड़े की विशेषता है, तो काला एक विशेषण है, घोड़ा एक संज्ञा है, काला ने घोड़े की जो एक विशेषता बताई है, तो वो मतलब काला क्या विशेषण कहलाया। सिंपल, तो विशेषण समझ में आ गया। जैसे कि लड़की गोरी है, तो लड़की की विशेषता है कि वो गोरी है, तो गोरे एक विशेषण आ गया। ओके, तो विशेषण समझिए, इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसके अंदर किसी के गुण दोष आदि के बारे में बताते हैं, वो गुणवाचक हो जाता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, घोड़ा काला है, तो बताया था ना घोड़ा काला है, तो काला ने घोड़े की विशेषता बताया, तो काला जो शब्द है गुणवाचक विशेषण आ गया। अब आता है गुणवाचक के बाद हमारा आता है संज्ञावाचक हो गया। तो संख्यावाचक में क्या आता है, जब कोई संख्या, गिनती, काउंटिंग, संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे कि ये 2 गाय है, तो ये जो 2 शब्द ने गाय की विशेषता बताई, गाय कितनी है, 2 है, एक संख्या बताइए उसकी, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसके 2 भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक होता है जिसमें किसी की निश्चित जानकारी हो कि वो कितनी है, जैसे कि कुछ 2 गाय है, तो 2 गाय हमें निश्चित जानकारी थी, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब मैं संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो निश्चित जानकारी थी, निश्चित हो गया वो। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होता है जिसमें हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, जैसे कि वह कुछ गाय है, हमें क्या पता कितनी गाय है, कुछ भी गाय हो सकती है, तो हमें नहीं पता है, तो वो हमारी अनिश्चित संख्या हो गई। ओके, अब आता है तीसरा भेद है हमारा, तीसरे पे आए हैं परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें
माप तोल की बात की जाती है तो परिमाण में माप तोल की बात की जाती है। जैसे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, ये आ गया हमारा परिमाणवाचक में, ठीक है, 2 किलो परिमाण माप तोल आ गया। अब इसके भी दो भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। तो अनिश्चित क्या होते हैं भाई? अनिश्चित परिमाणवाचक में होता है जिसमें माप तोल की अनिश्चित जानकारी हो। जैसे कि मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, अब अगले को क्या पता आपको कितनी चीनी चाहिए, कुछ किलो में अनिश्चित जानकारी है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक आ गया है, ठीक है। अब निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिसमें हमें एक निश्चित जानकारी, निश्चित परिमाणवाचक आ रहा है ना, तो जिसमें हमें पूरी निश्चित जानकारी हो। मुझे 2 किलो चीनी दे दो, मुझे 4 दर्जन केले दे दो, तो हमें बिल्कुल निश्चित जानकारी है, तो वो परिमाणवाचक हो गया निश्चित। ओके, तीसरा भी समझ गए। अब चौथा सार्वनामिक, जिसमें संबंध बताया जाता है, ठीक है, संबंध के बारे में बताया जाता है। जैसे कि सार्वनामिक में हो जाता है यह मेरा घर है, और ये सब हमारे उदाहरण हमारे सार्वनामिक वाचक में आ जाते, सार्वनामिक वाचक विशेषण में आ जाते हैं। समझ गए आप विशेषण क्या होते हैं? अब करते हैं क्रिया किसे कहते हैं भाई। तो अब बारी है क्रिया पढ़ने की। तो क्रिया क्या होता है? तो किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, कोई लड़का भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, हम कोई ना कोई डेली लाइफ में जो क्रियाएं करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मतलब वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। जो वर्ब होते हैं, रनिंग, कम, जो गो, वेंट, कौन सी सब होती है, क्रियाएं होती है हमारी। इसे हिंदी में क्रियाएं बोलते हैं। समझ गए आप? क्रिया के होते हैं दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो पहले पढ़ते हैं हम अपना सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो भाई सकर्मक क्रिया समझ गए आप क्या होते हैं? जिसमें कर्म साथ होता है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय कर्म है, तो ये पूरा वाक्य जो वो हमारा सकर्मक क्रिया है। अब पहचाने कैसे कि विद्यालय कर्म है? तो उसकी ट्रिक है, क्या और कहाँ से आप पहचान सकते हो। अगर हम ऐसे यूज करते, कोई क्वेश्चन बनाते हैं कि राम कहाँ जाता है, तो आंसर में आता है विद्यालय जाता है। तो विद्यालय क्या हुआ? हमारे कर्म हो गया। समझ रहे सकर्मक क्रिया क्या होता है? अब आता है कर्मक क्रिया। तो कर्मक क्रिया क्या हो गया भाई? कर्मक क्रिया होता है इसमें कर्म साथ नहीं होता। जैसे कि राम दौड़ता है, अब क्या इसमें भी क्वेश्चन बना सकते हैं, राम कहाँ दौड़ता है? कहीं नहीं पूछा ना, ये इसका आंसर कोई नहीं आया ना, तो ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई आंसर नहीं आया कि हम बोलते हैं राम कहाँ जाता है, इसका कोई आंसर आया कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कि मैं तो ये बोला था राम दौड़ता है, तो कहाँ में कोई आंसर ही नहीं आया भाई, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म है ही नहीं इसके अंदर। समझ रहे? सकर्मक एक ठीक है, कहाँ और क्या से आप पहचान सकते हो। वाक्य में एक बार बोल के देख लो कि कहाँ क्या से क्वेश्चन बनाओ, अगर आंसर आया तो वो सकर्मक है, अगर नहीं आया तो वो अकर्मक है। समझे? क्रिया किसे कहते हैं? अब काल की बारी। तो काल क्या होते हैं? काल भाई सबको आते होंगे, काल क्या होता है? समय, काल समय, समय टाइम, वो होते हमारे काल। ओके, तो काल इतनी इजी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये। तो काल समझ गए आपको? काल समय होते हैं, जिससे किसी समय का बोध होता है। इसके 3 में होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल जो अब चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब चल रहा है कार्य, तो ये हमारा हो गया वर्तमान काल। जैसे कि मैं हूँ, भावना दीदी आपको पढ़ा रही है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो वर्तमान काल में कर रही हूँ, तो ये वर्तमान काल हुआ। मैं भावना दीदी ने अब कल पढ़ाया था, तो वो भूतकाल में चला गया है, वो भूतकाल दूसरा है, तो भूतकाल में चला गया है। भावना दीदी कल पढ़ाएगी, वो हो गए भविष्य काल में। समझ गए? वर्तमान काल होती है जिसमें अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, भूतकाल पढ़ा दिया, भविष्य पढ़ाऊंगी, वो हो गए हमारे काल, खत्म। ओके, अब आते हैं हमारे वाच्य की बारी। भाई वाच्य किसे कहते हैं भाई? तो भाई वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य हमारा सबसे इजी होता है, सबसे इजी भी होता है भाई, बहुत इजी होता है वाच्य। कई लोगों ने कह रखा है ये वाच्य क्या है, तो समझ में नहीं आता। तो वाच्य मतलब क्या होता है? तो वाच्य होता है जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि क्रिया किसके कारण हुई है, मतलब क्रिया का मुख्य स्रोत क्या है, क्रिया हुई किसके साथ, कारण है। समझ गए आप? समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रही हो तो परिभाषा भी देख लो यार, नोट्स लिख रखे हैं, तो इसमें आप कुछ समझ सकते हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि वाक्य से ये पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है ना, वो किसके कारण हो रही है, कर्म, उसमें कौन मुख्य है, तो वही हमारा वाच्य है। मतलब क्रिया के होने का हमें ये चले, जो क्रिया हो रही है ना, उसका मुख्य स्रोत क्या है, वो किसके कारण हो रही है, इसमें क्या मुख्य है, वो हमारा कहलाता है वाच्य। उदाहरण लेते हैं, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें जो फुटबॉल खेलने का जो कार्य हो रहा है ना, खेलने का जो कार्य हो रहा है,
वो उसका मुख्य स्रोत, इसमें मुख्य कौन है? तो मुख्य है लड़का, और लड़का क्या है भाई? लड़का करता है, तो लड़का है इसमें मुख्य है, तो लड़का ही हमारा क्या हुआ? एक वाच्य। समझ गए? यही होता है वाच्य। तो मतलब मुख्य कौन है उनके अंदर ही? तो क्रिया है ना, उसमें किसके कारण हो रही है वो क्रिया, और मुख्य कौन है? वो हो गए वाच्य। 3 भेद होते हैं, कृत, कर्म और भाव। ज्यादा पूछा नहीं जाता, मतलब पूछा जाता है पर इतना नहीं पूछते, बस सिंपल आपको परिभाषा याद करनी है और कर लेना। कर्म कृतवाच्य किसे कहते हैं भाई? कृतवाच्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधान, जैसे लड़का फुटबॉल खेल खेल रहा है तो लड़का इसे प्रधान है, तो मुख्य है इसके अंदर, इस वाक्य में लड़का की प्रधानता है, लड़का का एक कर्म करता है, तो कर्ता कृतवाच्य में आ जाता है। जस्ट क्लियर हो गया? कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म की प्रधानता, जैसे कि लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो उसमें कर्म क्या है? प्रधान है। तो परिभाषा इतनी याद कर लीजिए, कर्म क्या होता है? कर्म होता है इसमें कर्म की प्रधानता, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कर्तव्यवाच्य होता है। जिसमें भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य। जैसे भाव की, जैसे कि उस बूढ़े व्यक्ति से पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ऐसे जो वाक्य आते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें अकर्मक क्रिया भी होती है। ओके, समझ गए आप? वाच्य किसे कहते हैं भाई? अब वाच्य कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अब हमारा बचा है अलंकार किसे कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बच रहा हो भाई, वाच्य ही पढ़ लेना। उसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वाच्य आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। अगर आपका मन करे, आपके पास कोई थोड़ा बहुत टाइम हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आपको सारी जो चीज है वो आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा अलंकार। भाई हमारा अब लास्ट टॉपिक है अलंकार, जो कि सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा, जो कितने बड़े एग्जाम हो, कितने भी छोटे एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नॉर्मल एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर अलंकार छाटना जरूर आता है। तो अलंकार तो आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए मैंने अलंकार के कुछ मेन टॉपिक्स लिख रखे हैं। भाई इनकी जो परिभाषा डेफिनेशन आपको कैसे मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हो। अब मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप पहचानोगे कैसे कि अलंकार कौन सा है किसके अंदर। ठीक है, तो पहला आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसके अंदर समानताएं बताई जाती है, वो तो रूपक अलंकार। अब इसकी पहचानेंगे कैसे? तो भाई जिस वाक्य के अंदर सा, सम, से, सरीस ऐसे कुछ शब्द मिल जाए तो 100% हमारा उपमा अलंकार होगा, जाके वहां पे टिक करके आ जाए। सिंपल हो गया। अब आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां पर भी, जिस भी वाक्य में, जो भी आपको वाक्य मिलेगा, उस वाक्य के अंदर जहां पर भी, ये आप थोड़ा सा ये चिन्ह देख रहे हो, चिन्ह का, ये सिर्फ डैश का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा डैश का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये डैश, जहां पर भी ये डैश का चिन्ह मिल गया वो 100% हमारा रूपक अलंकार होगा। वाक्य में दो शब्द के बीच में मिलेगा आपको डैश निशान, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। अधिशोक्ति में भाई इसे पहचान लेना, इसे बहुत पहचान लेना, क्योंकि बहुत ईजी होता है। इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है, जैसे कि आपको अगर आपने मम्मी ने थप्पड़ मारा, मारा एक दो बार मार दिया होगा, तो अब जैसे कि मारा, चलो ये उदाहरण लेते हैं, हम ये लेते हैं, हाँ, अगर आपकी मम्मी ने आपको आवाज दिया, आवाज देते हैं आपको, आपकी मम्मी जो आपको आवाज देती है, 2-3 बार आवाज दे दी, आपने नहीं सुनी, तो आके आपकी मम्मी क्या कहेगी? 50 बार जो अब मैंने आपको जो आवाज दी है 50 बार बुला लिया, आ क्यों नहीं रहा है? तो 50 बार बोल जाए, आपको 2-3 बार आवाज दी हो, पर मम्मी जो होती है 50-100 ये इतनी बोलती है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात करती है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाता है। मान्यकरण में क्या होता है? जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो ऐसे है जहाँ प्रकृति से संबंधित बात की जाती है, वो मान्यकरण का करण हो जाता है अलंकार। अब इसमें प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए अलंकार यूज करें, जैसे कि फूल हंसे, कभी फूल हंसते हैं देखिए? नहीं देते। इंसान हंसते हैं भाई, फूल नहीं हंसते, फिर भी अच्छा बनाने के लिए उसमें यूज कर देते हैं। कलियां कभी मुस्कुराती नहीं मुस्कुराती, पर अच्छा बनाने के लिए कर देते हैं। प्रकृति संबंधित बातें होती है उसमें मान्यकरण में। अनुप्रास में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, चंदू के चाचा ने चंदू को चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच चचे भाई। अब ये आपने बहुत पढ़ा होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये सब आपने बहुत पढ़ा। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो मैं अनुप्रास अलंकार है, जो क्या को इसकी डेफिनेशन पूछा जा सकती है बहुत बार। उत्प्रेक्षा में जन जनु जानो जनहू, मन मनु मानो मनहू इव, ये जब शब्द मिल जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
ये कंप्लीट हो गए अलंकार, आपकी ट्रिक समझ गए आप, इंपोर्टेंट अलंकार थे, आपको बस याद कर लेना है, इसके आगे आपको कोई ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हमारे ये हो चुका है। अब मैं आपको एक मतलब आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि भाई मैंने हिंदी की पूरी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत में बताया था, पर दोबारा बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप वो देख सकते हो। आप दोबारा आपको रिवाइज करना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो, समझ गए? ठीक है, आपको ये वीडियो वन शॉट वीडियो जो मैंने पढ़ाई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें से आपको लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आपके लिए कौन सी अच्छी वीडियो आने वाली है। आपके लिए कोई भी हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि आपको हमारी जो भी आती रही वीडियो अच्छी अच्छी आपके लिए जो भी अच्छी अच्छी वीडियो आए, आपकी जो उसको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।